आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट सेकंड के सेकंड पेपर जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर में द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में चलता है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में ये दूसरे पेपर के रूप में चलता है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर हो चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय हो, प्रतियोगी परीक्षा में भी निश्चित रूप से इन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम चर्चा करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्धारक तत्व। राज्य के नीति निर्धारक तत्व। भारत की संविधान सभा जब राज्य के नीति निर्धारक तत्वों की विवेचना कर रही थी, उस समय जो गहन मंथन और जो चिंतन चला कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस प्रकार की होनी चाहिए, तो भारत की संविधान सभा ने 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा पाकर के राज्य के नीति निर्धारक तत्वों को भारत की संविधान सभा ने हमारे संविधान में रखा। भारतीय संविधान के चौथे भाग में अनुच्छेद 51 से अनुच्छेद 36 से 51 इन नीति निर्धारक तत्वों की विवेचना मिलती है। तो आर्टिकल 36, 37, 38 से लगा करके 49, 50, 51 बहुत सारे आर्टिकल, इनको व्यवस्थित रूप से याद करें तो हमें पूरे आर्टिकल सीक्वेंस में याद नहीं। तो आज हम इस वीडियो में ये सारे नीति निर्देशक तत्व हमारे को आर्टिकल के अनुरूप, यानी कि कौन से अनुच्छेद में किस प्रकार की बात कही गई है, ये अच्छी तरह से भली भांति रूप में हमें समझ में आ जाए, तो इसको एक सरल प्रक्रिया के रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्धारक तत्व के इन अनुच्छेदों को लगभग ये 17 अनुच्छेद, तो सीक्वेंस में हमें याद रहने में बड़ी परेशानी रहती है, तो बहुत सिंपल तरीके से इसका हम 4 भागों में विभाजन करेंगे ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए। 4 भाग कौन कौन से हैं? तो इसके 4 रूप हमने अलग अलग बांट दिए। एक सामान्य सिद्धांत, एक सामाजिक सिद्धांत, एक गांधीवादी सिद्धांत, एक अंतरराष्ट्रीयवाद का सिद्धांत। तो किसी में 6, किसी में 7, किसी में केवल 1, इस प्रकार अनुच्छेद विभक्त हो जाएंगे तो हमें आसानी से याद हो जाएगा। प्रोफेसर MP शर्मा ने इसका विवेचन 4 रूपों में जो किया है, सामान्य सिद्धांत, आर्टिकल 36, आर्टिकल 37, आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 49 और आर्टिकल 50। सामान्य सिद्धांत के बाद में सामाजिक सिद्धांत, आर्टिकल 38, आर्टिकल 39, आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 45। फिर गांधीवादी सिद्धांत, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 47। अब केवल एक ही आर्टिकल बचा है 51, उनको अंतरराष्ट्रीयवाद के रूप में हम समझ सकते हैं। इस प्रकार हम एक वर्गीकरण करके समस्त नीति निर्धारक तत्वों को आसानी से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम सामान्य सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत, इसमें जो है आर्टिकल 36, आर्टिकल 37,
आर्टिकल 48, आर्टिकल 48A, आर्टिकल 49, 25। अब इन आर्टिकलों में क्या क्या बात कही गई है उसको अपन समझने की कोशिश करेंगे। भारत की संविधान सभा ने आर्टिकल 36 के अंतर्गत स्पष्ट रूप से राज्य को परिभाषित किया है। राज्य का तात्पर्य यहां ऐसी संस्था, निकाय या बॉडी जो रूल्स मेकिंग का काम करती है। तो संसद हमारी या राज्य की विधानसभा, विधान परिषद या स्थानीय स्वशासन की इकाई हमारी नगर निगम, नगर पालिका जो भी कानून बनाने का काम करती है उनको राज्य के रूप में माना तथा नीति निर्धारक तत्वों के अंतर्गत कहा गया कि राज्य इन नीति निर्धारक तत्वों को ध्यान में रख करके अपने राज्य में कानून निर्माण का कार्य करेगा। इस प्रकार राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में दी गई है। आर्टिकल 37 में नीति निर्धारक तत्व अवाद योग्य रहेंगे, अवाद योग्य रहेंगे, इस बात को समझाया गया है। विद्यार्थियों, पूर्व में अपन ने फंडामेंटल राइट्स का जब वीडियो जारी किया था तब आपको समझाया था कि आर्टिकल 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है और 13 में जो मौलिक अधिकार है वो वाद योग्य रहेंगे, इस बात को समझाया गया है। यही राज्य की परिभाषा हमें नीति निर्धारक तत्वों में आर्टिकल 36 और आर्टिकल 37 में पुनः इसको समझने की चेष्टा करनी पड़ेगी। सामान्य जो विद्यार्थी है वो राज्य की परिभाषा प्रतियोगी परीक्षा जैसे सिविल सर्विसेज की होती है, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में राज्य को समझाया गया है। मोटा मोटी रूप से स्टूडेंट को केवल इतनी बात का ही ध्यान होता है कि भारतीय संविधान के फर्स्ट भाग में अनुच्छेद 1 से 4 के मध्य राज्य को परिभाषित किया गया, केवल इतनी बात की जानकारी होगी। तो विद्यार्थियों, यहां पर ये बात भी समझने की कोशिश करेंगे कि राज्य को आर्टिकल 12 में भी समझाया गया है और आर्टिकल 36 में भी समझाया गया है। तो ये सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 48 में पशुधन और कृषि संबंधी बातों को ध्यान में रखते हुए इनके विकास की बात को समझाया गया है। दुधारू जो पशु है उनके संरक्षण की बात को इसमें उल्लेखित किया गया है। तो संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 48A जोड़ा गया, उसके अंतर्गत लिखा गया है कि वन्य तथा वन्य जीवों के संरक्षण, संवर्धन तथा पोषण की बात हमारा राज्य करेगा। ये नीति निर्धारक तत्व है, राज्य को करेगा, करना चाहिए, करना ही है, ऐसा बाध्यकारी वाद योग्य नहीं है। अगले अनुच्छेद आर्टिकल 49 में ऐतिहासिक विरासत, हमारे इतिहास के विरासत की जानकारी रखने वाले ऐतिहासिक धरोहर की जितनी भी संपत्ति है उनके संरक्षण, संवर्धन तथा सुरक्षा का सुनिश्चय राज्य करेगा। राज्य समय समय पर इस प्रकार की बात समझाने की कोशिश करेगा, या इस प्रकार की चीजें समाहित करेगा, इस प्रकार के कानून बनाने की चेष्टा करेगा जो हमारी ऐतिहासिक विरासत, राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई चीजें, उनके संरक्षण की चिंता करेगा, उनके संरक्षण की चिंता कौन करेगा? अगले अनुच्छेद 50 के अंतर्गत सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत राज्य कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के पृथक पृथक कार्य संचालित हो, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं हो, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में मध्य किसी प्रकार का कोई टकराव नहीं हो, इस प्रकार की बाध्यकारी कोई व्यवस्था नहीं हो, उसकी बात राज्य के इस अनुच्छेद में कही गई है।
यानी कि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका अपने अपने कार्य करें। अगला जो सिद्धांत है वो सामाजिक सिद्धांत है। राज्य के नीति निर्धारक तत्वों, भारतीय संविधान के चौथे भाग में जो बातें समझाई गई है उसमें सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 38 सामाजिक सिद्धांत, ये जो सामाजिक सिद्धांत है, इस सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत आर्टिकल 38, 39, 41 और 41, 42, 44, 45 इस प्रकार के आर्टिकलों की विवेचना की गई है। आर्टिकल 38 अनुच्छेद 36 के अंतर्गत इस प्रकार का उल्लेख मिलता है कि सामाजिक समानता रहेगी, किसी प्रकार का कोई विभेद नहीं रहेगा। यानी कि राज्य नीति निर्माण करते समय किसी भी प्रकार का कोई विभेदकारी आयाम को प्रतिष्ठित करने का प्रयास नहीं करेगा। सबका सामाजिक विकास हो, इस बात पर राज्य प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए अपने नीति के निर्माण तथा नीतियों के क्रियान्वयन का कार्य करेगा। उपबंध 39 आर्टिकल 39 के अंतर्गत समान कार्य के लिए समान वेतन की बात को स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है। आर्टिकल 41 के अंतर्गत छोटे बच्चे तथा अपाहिज लोगों की सहायता के लिए राज्य समय समय पर नीतियों का निर्माण करेगा। इसी सामाजिक सिद्धांत समाज में सबों का समान रूप हो तो आर्टिकल 42 में प्रसूति काल में, विशेष काल में महिलाओं के लिए विशेष अवकाश सहित उनकी सहायता प्रदान कराएगा। समय समय पर इस प्रकार की नीतियां बनाता है ताकि हमारी उन माताओं और बहनों के लिए प्रसूति काल में उनके पोषण के लिए भी मोदी की सरकार ने एक विशेष पैकेज की घोषणा की है। उसमें हमारी माताओं बहनों को पैकेज दिया जाता है। प्रसूति काल का अवकाश निर्धारित किया गया है, उसका कार्यकाल भी बढ़ाया भी गया है, उसका समय अवधि है वो बढ़ाई भी गई है। इसी सामाजिक सिद्धांत में सभी समान हो, इस हेतु उपबंध 44 के अंतर्गत उपबंधित किया गया है कि राज्य में समान नागरिक संहिता रहेगी। यानी कि राज्य की दृष्टि से कोई बड़ा या छोटा या किसी के लिए विभेदकारी कार्य नहीं, समान नागरिक संहिता। वर्तमान में हमारी संघ सरकार समान नागरिक संहिता पर चिंतन कर रही है और निश्चित रूप से हो सकता हो आरक्षण जैसे इस दैत्य को समाप्त करने के लिए इसी समान नागरिक संहिता में से कुछ संघ सरकार कोई नया कानून बना। मैं राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी के नाते ऐसा आंकलन मेरा अपना है कि निश्चित रूप से समान नागरिक संहिता पर वर्तमान की संघ सरकार चिंतित है और निश्चित रूप से कुछ न कुछ सकारात्मक करेगी। अगला और अंतिम आर्टिकल है 45, जिसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई, राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अन्य वाली शिक्षा होनी चाहिए। तो इस सामाजिक सिद्धांत में चाहिए के रूप में बहुत कुछ कहा गया, लेकिन इस आर्टिकल 45 को 86वें संविधान संशोधन के तहत दिसंबर 2002 में वाजपेयी की सरकार ने शिक्षा के अधिकार को इस मूल अधिकार के रूप में अनुच्छेद 21 के बाद 21 का में जोड़ दिया है। हम आगे इसकी चर्चा करेंगे, तब और भी इस बात को समझेंगे। अब हम देखेंगे गांधीवादी सिद्धांत। तो जो गांधीवादी सिद्धांत है
गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत 4 महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 40 और आर्टिकल 43, आर्टिकल 46 और आर्टिकल 47। अंतिम जो है वो है अंतराष्ट्रवाद का, वो है आर्टिकल 51। तो पहले हम इन 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हमारी संविधान सभा ने संविधान के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से आयामों को प्रतिष्ठित किया है जो गांधीवादी यानी कि महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने वाले उन चिंतन के आयाम को प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया, यानी कि वास्तव में सामाजिक और आर्थिक न्याय होना चाहिए। इसकी चिंता इस आर्टिकल के अंतर्गत की गई है। आर्टिकल 40 में प्रत्येक ग्राम स्तर तक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। महात्मा गांधी के इस सपने को साकार करने के लिए पंडित नेहरू ने गांधी के जन्म दिवस पर ही 2 अक्टूबर 1959 के अंतर्गत राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की नींव रखी। कालांतर में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत जो विकेंद्रीकरण की बात की गई उसमें पंचायती राज को प्रतिष्ठित किया गया है। विद्यार्थियों, यह समझने योग्य ये बात है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत राज्य को ऐसा नीति निर्धारक तत्व दिया गया था कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो निश्चित रूप से ये विकेंद्रीकरण इस संविधान संशोधन के तहत हो। आर्टिकल 43 के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर सहकारी समितियां बनी जानी चाहिए और उन सहकारी समितियों के माध्यम से उस ग्राम पंचायत का बहुआयामी विकास होना चाहिए। इस प्रकार का प्रावधान उसके अंतर्गत। अगले अनुच्छेद 46 के अंतर्गत ऐसा उल्लेखित किया गया है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हमारे बंधुओं के लिए, इस वर्ग विशेष के लोगों के लिए विकास हो, इस हेतु राज्य सरकार नीति बनाएगी। तो अगले ही अनुच्छेद 47 जो इस गांधीवादी सिद्धांत का अंतिम अनुच्छेद है, उसमें कहा गया है शराब सहित नशीली जो दवाइयां हैं उन पर प्रतिबंध होना चाहिए। तो हमारी संघ सरकार ने इस प्रकार शराब सहित जो नशीली दवाइयां हैं उन पर प्रतिबंधित कर रखा है। कुपोषण नहीं होना चाहिए। विद्यार्थियों, हम गहराई से जाकर के समझने की कोशिश करें तो इसी आर्टिकल 47 का इम्प्लीमेशन पोषाहार के रूप में हुआ है। हमारे जो विद्यालय है उसमें विद्यालयों में भोजनालय की तरह मेन्यू रखा गया। उसमें सोमवार को बच्चों को क्या दिया जाएगा, मंगलवार को क्या दिया जाएगा, ये क्या है? ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नीति निर्धारक तत्वों की क्रियान्विति है। तो इस महात्मा गांधी के सपने को साकार करने के लिए इस बात को उल्लेखित किया। अंतिम आर्टिकल एक ही बचता है। हमने सामान्य सिद्धांत में आर्टिकल 36, 37, 48, 49 और 50, सामाजिक सिद्धांत में आर्टिकल 38, 39, 41, 42, 44 और 45 को, गांधीवादी सिद्धांत में आर्टिकल 40, 43, 46 और 47 सभी को समझ लिया। बीच के सारे हो गए 36 से 50। अब एक ही बचा, इसको देखो याद करने के तरीके से एक वर्गीकरण किया है। तो जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए बहुत बढ़िया है। और एग्जाम में भी जो इसका हमने वर्गीकरण करके समझने की कोशिश की है, ये बहुत आपकी पाठ्य पुस्तकों में इस प्रकार की चीज नहीं मिलेगी, तो सीधा ही दिया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम इस बात को समझने की एक मॉडल जो बनाया है, इसके माध्यम से हम इस बात को समझेंगे। आर्टिकल 51 अंतरराष्ट्रवाद, इसके अंतर्गत वसुधैव कुटुंबकम, हमारी प्राचीन संस्कृति की जो वैभवशाली
स्वर्णिम जो परंपरा है उनको बरकरार रखते हुए सभी राज्यों से वसुदेव कुटुंबकम का भाव स्थापित करते हुए सरकार का संचालन करेगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार राज्य के नीति निर्धारक तत्व हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण आयाम को प्रतिष्ठित करते हैं। इन आर्टिकलों में हमने इस बात को समझने की कोशिश की है कि भारत की संविधान सभा ने आयरलैंड के संविधान से प्रभावित होकर के जिन नीति निर्धारक तत्वों की विवेचना की है उसमें सामाजिक सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और अंतरराष्ट्रीयवादी सिद्धांत के रूप में जो समझने की कोशिश की है उसमें इस बात पर बल दिया गया है कि नीति निर्धारक तत्वों में केवल महात्मा गांधी के उस सपने को साकार करने के लिए नीति निर्धारक तत्वों को रखा गया था, लेकिन ये छल था। वास्तविक लोकतंत्र के रूप में उनको लागू नहीं किया जा रहा। शुरू में हमने पढ़ा, केटी शाह ने इसकी आलोचना की तथा कहा कि राज्य के नीति निर्धारक तत्व वह खाली चेक है जिसका भुगतान राज्य रूपी बैंक पर निर्भर है। राज्य जितना चाहे, बैंक चाहे उतना निर्भर कर सकता। तो प्रोफेसर नसरुद्दीन ने कहा कि राज्य के नीति निर्धारक तत्व वह सद इच्छाएं जो प्रथम वर्ष पर दी जाती है और प्रथम वर्ष का प्रथम दिन निकल जाने के बाद में उसका कोई औचित्य नहीं रहता है, ठीक इस प्रकार इनका भी कोई औचित्य नहीं रहता। लेकिन मित्रों, हम गहराई से जाकर के इसको समझने की कोशिश करेंगे तो वास्तव में सामाजिक और आर्थिक न्याय को प्रतिष्ठित करने की प्रयास किया गया है। पंडित नेहरू सहित कुछ ऑप्शन सहित कुछ आलोचकों की जो बातें हैं वो यहां पर निश्चित रूप से दिखती है कि सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता कितनी भी दी जाए वो औचित्य नहीं है, वो छल। क्योंकि राजनीतिक स्वतंत्रता और समानता को भूखा व्यक्ति न तो खा सकता है न पी सकता है। फलतः आर्थिक न्याय प्रतिष्ठित करने वाले आयामों को प्रतिष्ठित किया जाना चाहिए। उसके ही सफलतम प्रयास के लिए इन नीति निर्धारक तत्वों की विवेचना हमारे संविधान सभा ने करते हुए संविधान के अंतर्गत चौथे भाग में अनुच्छेद 36 के से 48 के मध्य इनकी विवेचना की गई है। विद्यार्थियों, इस नीति निर्धारक तत्वों के अंतर्गत न केवल सामाजिक बल्कि महात्मा गांधी के गांधीवादी आयामों को प्रतिष्ठित करते हुए लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के साथ साथ समाज का किस प्रकार बहुआयामी विकास हो, कोई अपेक्षित या वंचित वर्ग का बंधु किसी अभाव में नहीं पले, उसकी पूर्ण चिंता करते हुए उन अभावों को दूर करने का प्रयास किया है। नीति निर्धारक तत्वों के कई जो आर्टिकल है उनका इम्प्लीमेशन हो चुका है। आर्टिकल 45, आर्टिकल 47, शिक्षा का अधिकार जो मूल अधिकार के रूप में हम देख रहे हैं, ये क्या है? नीति निर्धारक तत्वों की क्रियान्विति है। उपबंध 40 के अंतर्गत जो बात उपबंधित की गई थी कि राज्य के नीति निर्धारक जो तत्व है उसमें विकेंद्रीकरण होना चाहिए, तो कालांतर में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज की स्थापना की गई। उसमें जो त्रिस्तरीय जो व्यवस्था है निश्चित रूप से हमारे बहुआयामी विकास के लिए काम और कारगर सिद्ध हो रही है। पर्यावरण संरक्षण हो या दुधारू पशुओं पर के वध पर प्रतिबंध हो, हमारी सरकारें गंभीर रूप से चिंतित है और इन नीति निर्धारक तत्वों को समय समय पर क्रियान्वित कर रही है। तो केवल निराशा और हताशा के इस आयाम को छोड़ देते हैं
तो बहुत सारे नीति निर्धारक तत्वों की क्रियान्विति हो चुकी है। तो इस वीडियो में हमने संक्षिप्त में इसका वर्गीकरण करते हुए सारे ही जो आर्टिकल है वो हमें याद हो जाए उसकी चेष्टा की गई है। आज इतना।